हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 के लिए पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यानी ऐसे किस केस में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ने कहा है, या बी वाला ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ ने कहा है, या देखिए अगला वाला ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने कहा है, या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने कहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने कहा है। और कब कहा है? तो इसे कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी अवर प्राधिकारी को या किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी को उसके उचित विचार के लिए एक मामले को स्थानांतरित करने के लिए जारी किया गया प्रादेश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्प्रेषण लेख कहलाता है, या परमादेश कहलाता है, या ऑप्शन नंबर सी है अधिकार परीक्षा कहलाएगा, या फिर डी है निषेध कहलाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्प्रेषण लेख यानी उत्प्रेषण रिट। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन को गैर जिम्मेदार और विक्षिप्त बताया है? तो बताइए उस व्यक्ति का नाम कि किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को गैर जिम्मेदार और विक्षिप्त बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर ने, बी वाला ऑप्शन है M.N. राय ने, सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तथा ऑप्शन नंबर डी है राम मनोहर लोहिया ने। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को गैर जिम्मेदार और विक्षिप्त बताने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें 1971 में, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 1967 में, ऑप्शन नंबर सी है 1968 में, तथा ऑप्शन नंबर डी है 1972 में। तो बताइएगा भाई पहला लोकपाल विधेयक जो है तो ये कब प्रस्तुत किया गया था या कब पेश किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में। पहला लोकपाल विधेयक ये प्रस्तुत किया गया था 1968 में। तारीख देख लीजिएगा तो तारीख है 9 मई 1968 में। सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1968 में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप नहीं है? तो बताइएगा भाई कि कौन सा अपर्दन जो है तो स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लोयस, बी है डेल्टा, सी है हिमोर, तथा डी है छत्रक। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अपर्दन स्थल रूप नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रक। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो अटलांटिक महासागर के विषय में पहला तथ्य है कि यह अंग्रेजी के यस आकार के का होता है, यानी कि यह जो है अटलांटिक महासागर तो अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है।
उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि इसकी तट रेखा सरल, रेखीय और निर्बाध है। तथा ऑप्शन नंबर सी है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो देखिएगा इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। उसके बाद दिया गया है कि केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, या केवल ए तथा सी सही है, या केवल ए बी तथा सी, यानी कि तीनों सही है। तो देखिए इसमें जो है कि अटलांटिक महासागर के विषय में जो है तो ये पहला तो सही हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर जो है तो यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। उसके बाद में देखिए कि यह जो है सी वाला ऑप्शन की व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, लेकिन ये बी वाला जो है तो ये नहीं होगा, ये बी वाला ऑप्शन जो है तो गलत है। तो इसमें देखिए यही दोनों ऑप्शन होंगे, यानी पहला और तीसरा, यानी ए और सी जो है तो करेक्ट आंसर है। सो देखिए ए सी जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल का गुण नहीं है। तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा जो है तो स्थल मंडल का गुण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के पानी का 97% जलमंडल में निहित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि भू आकृतियाँ भी समुद्र के तल पर पाए जाते हैं। सी है कि इस क्षेत्र में खनिज संपदा पाई जाती है। तथा डी है कि पर्वत, पठार और घाटियों स्थल मंडल के एक भाग के रूप में हैं। तो आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा स्थल मंडल का गुण नहीं है। तो देखिए स्थल मंडल का गुण जो है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है कि पृथ्वी के पानी का 97% स्थल मंडल में निहित है, तो ये नहीं है, बल्कि पृथ्वी के पानी का 97% जो है तो ये महासागरों में निहित है। तो नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है तो पृथ्वी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक पूर्ण गोला है, यानी पृथ्वी जो है तो यह एक पूर्ण गोला है। या बी वाला ऑप्शन है कि ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा है। उसके बाद सी है कि इसके बीच में एक उभार है। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए यह एक पूर्ण गोला है, यानी पृथ्वी जो है तो यह एक पूर्ण गोला है, तो ये नहीं कहा जा सकता है, यानी यही वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है तो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन पृथ्वी के बारे में सही है कि ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा है। उसके बाद इसके बीच में एक उभार है, ये भी सही है। तथा इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यानी पानी की अधिकता के कारण तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जा सकता है। तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, तो यह एक पूर्ण गोला है, ये नहीं कहा जा सकता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि कर्तन और दहन कृषि अफ्रीका में कहाँ की जाती है। तो देखिए कर्तन और दहन कृषि पूछा जा रहा है कि अफ्रीका में कहाँ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्षा वनों में। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है पर्णपाती वनों में। ऑप्शन नंबर सी है गर्म मरुस्थलों में। तथा डी है डेल्टाई क्षेत्रों में। तो देखिए कर्तन और दहन कृषि जो है तो ये की जाती है वर्षा वनों में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा वनों में। और यह कृषि जो है कांगो बेसिन यानी मध्य अफ्रीका में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, तो ये मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में प्रचलित है। उसके बाद देखिए यार इसकी प्रक्रिया क्या है कि ये खेती करने की प्रक्रिया कैसी होती है, कर्तन और दहन कृषि करने की प्रक्रिया। तो देखिए किसान वनों के एक हिस्से को काटकर और जलाकर खेती के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। तथा अफ्रीका में इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जा सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर की गई कृषि तो कर्तन और दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहा जा सकता है। कहाँ पर, तो अफ्रीका महाद्वीप में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा वनों में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य करते हैं। तो बताइएगा भाई कि कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग जो है तो ऐसे कौन से राज्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है केरल और तमिलनाडु। बी है कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद सी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
तथा डी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बताइए कि कावेरी नदी के जल का अधिकतर उपभोग जो है तो कौन से दो राज्य करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बताइएगा कर्नाटक और तमिलनाडु कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए मेरे भाई, कर्नाटक और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी में है। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें जो है कहाँ पर पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। तो बताइए भाई कि विषुव के दिन जो है सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं। तो देखिए कि विषुव के दिन जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो विषुवत रेखा को। तो विषुव के दिन सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। अब इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ऐसी स्थिति में तो पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के दिन जो है तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और दिन और रात बराबर जो है तो किस तारीख को होते हैं। तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को, यानी कि इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है तो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रातें होती है इन दोनों तारीखों को। तो विषुव के दिन सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं। तो विषुव के दिन सूर्य की किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर। और इस स्थिति में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी दिन कहलाता है। तो बताइएगा कि पृथ्वी दिन जो है क्या कहलाता है कि जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है उसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं, या ग्रीनविच का मानक समय, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, या ऑप्शन नंबर डी है कि इस पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय, इसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं। तो बताइए भाई कि पृथ्वी दिन किसे कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी दिन जो है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दुनिया की आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, उसके बाद रॉकी, एंडीज, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा आल्प्स। तो देखिए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए एंडीज कहाँ पर है। तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। एंडीज पर्वत जो है तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, जो कि 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है तो कितने हज़ार किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये है 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है तो 7 देशों, पहला देश है वेनेजुएला, उसके बाद दूसरा है कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अंकाकगुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है 6961 मीटर है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिएगा इसमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, या फिर जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल। सी है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, तथा ऑप्शन नंबर डी है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो बताइएगा कि कौन सा विकल्प जो है पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास के सिद्धांत का नहीं है। तो देखिए दीर्घजीवी विकास के सिद्धांत का जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये विकल्प नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। तो बताइए कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि हम क्या करते हैं कि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, या मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, या फिर जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, या निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो देखिएगा कि पर्यावरण में संतुलन तब बिगड़ जाता है जब निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए ऑर्गेनिक खेती। तो ऑर्गेनिक खेती जो है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, तथा सी है कि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो बताइएगा कि ऑर्गेनिक खेती में क्या किया जाता है। तो चलिए भाई ऑर्गेनिक खेती में जो है तो प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा जो है मानचित्रों का एक घटक नहीं है, आकार, प्रतीक, दूरी या फिर दिशा। तो बताइए। तो देखिए मानचित्रों का एक घटक नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं आकार पर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकार। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है किस चीज़ की बनी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिलिका एवं लोहे से, उसके बाद निकिल एवं एल्यूमिना से, उसके बाद है सी वाला ऑप्शन कि सिलिका एवं एल्यूमिना से, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि निकिल एवं लोहे से। तो पृथ्वी की आंतरिक परत आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो है किस चीज़ से बनी है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत बनी है निकिल एवं लोहे से, जिसे हम क्रोड या नीफे भी कहते हैं। यानी आंतरिक परत को, पृथ्वी की आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं तो क्रोड या नीफे कहते हैं। किससे बनी है तो ये बनी है निकिल एवं लोहे से। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन ह्वेनसांग, उसके बाद अकबर टोडरमल, विक्रमादित्य चैतन्य तथा चाणक्य चंद्रगुप्त। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य चैतन्य। ये युग्म जो है तो सही सुमेलित नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, या फिर अगला वाला ऑप्शन है कि भारत के गुजरात राज्य में, या ऑप्शन नंबर सी है कि भारत के पंजाब राज्य में, या डी है अफ़गानिस्तान में। तो बताइएगा कि मोहनजोदड़ो जो है तो ये कहाँ स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला है एक,
लरकाना ज़िले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट किसके दरबार के सदस्य थे, यानी डॉट डॉट की जगह हो जाएगा तो दरबारी का नाम की किसके दरबार के सदस्य थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के या हर्षवर्धन के। तो देखिएगा कि महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट जो थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सदस्य थे, यानी खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। तो बताइएगा ऐसे 3 देवताओं के नाम जो कि ऋग्वेद काल में प्रमुख थे। तो देखिए ये यूपी टेट एग्जाम और सी टेट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए ऐसे ही जो है सूची दे दी जाएगी देवताओं की, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, कोई एक देवता का नाम बदल दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद काल के 3 देवता जो प्रमुख थे तो वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो थे आग के देवता थे, इंद्र जो थे तो ये वर्षा के देवता थे, तथा सोम एक पौधा होता है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय तैयार किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है, यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था कि जिसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। सो पहला वाला ऑप्शन है इल्तुतमिश, उसके बाद सेकंड है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो बताइएगा कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था कि जिसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन, यानी इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि चाणक्य के उनके विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, यानी चाणक्य की पुस्तक को क्या नाम दिया गया है, या चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था। अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र। तो देखिए चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेर शाह से संबंधित पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शेर शाह के राज्यकाल में ग्राम पंचायत एवं जमींदारों को स्थानीय स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को सुनने का अधिकार नहीं था। उसके बाद है कि शेर शाह ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य छावनियाँ स्थापित की तथा प्रत्येक में मजबूत दुर्ग सेना की स्थापना की। तो शेर शाह से संबंधित इन कथनों पर विचार करना है कि इन दोनों कथनों में जो है तो कौन सा सही है। तो बताइएगा कि शेर शाह के राज्यकाल में ग्राम पंचायत एवं जमींदारों को स्थानीय स्तर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को सुनने का अधिकार नहीं था। उसके बाद शेर शाह ने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य छावनियाँ स्थापित की तथा प्रत्येक में मौजूद दुर्ग सेना की स्थापित किया। तो देखिए इसमें जो है ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिएगा कि 1 और 2 जो है तो दोनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटडिस की ख्याति का क्या कारण था। तो बताइए भाई कि डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटडिस की ख्याति का क्या कारण था। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने निर्धन व्यक्तियों को सहायता प्रदान की। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि उन्होंने भारत के दुर्गम प्रदेशों में अस्पताल स्थापित किए, तथा सी है कि वे एक अग्रणी भारतीय राष्ट्रवादी थे, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि उन्होंने एटथ रूप आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
तो बताइए कि डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटड़ीस की ख्याति का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए इनका प्रमुख कारण था कि उन्होंने भारत के दुर्गम प्रदेशों में अस्पताल स्थापित किए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ, यानी डाट में हुआ था, किस काल में हुआ था। तो बताइएगा प्रागैतिहासिक काल में हुआ था राहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार, या फिर अगला वाला ऑप्शन है प्राचीन काल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मध्यकाल में, तथा डी है आधुनिक काल में। तो चलिए देखिए कि राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस काल में हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में हुआ था। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि नाथ साहित्य का संबंध किससे है। तो चलिए बताइए भाई कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो किस से है, बंगाली से है, असमी से है, उड़िया से है, या मैथिली से है। तो नाथ साहित्य का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो नाथ साहित्य का संबंध जो है तो वो है बंगाली से। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो बताइए भाई कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है, ईदगाह, खानकाह, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है इबादत गाह, या फिर दरगाह। तो देखिए सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया। तो बताइए कि भारत में द्वैध शासन जो है तो ये किसके अधीन आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है मोरले मिंटो सुधार के, या मोंट्स फोर्ड सुधार के, या अगला है साइमन आयोग योजना के, या ऑप्शन नंबर डी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के। तो देखिएगा कि भारत में द्वैध शासन जो है तो ये सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कि किसके अधीन आरंभ किया गया था। तो देखिए द्वैध शासन जो है ये सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कब, तो 1919 में मोंटेग्सू चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन आरंभ किया गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिए कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, यानी जब एक कमज़ोर देश है और दूसरा कोई शक्तिशाली देश है, तो जब शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देश को दबाया जाता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन यानी बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका शक्तिशाली देश है और वो किसी जो है कमज़ोर देश को दबाएगा, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महासंघ, व्यापारिका, औपनिवेशीकरण, या पुनर्जागरण। तो देखिए कि जब किसी एक देश के दूसरे देश पर जो है दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बताइएगा। यही पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो है तो वो कौन थे, या फिर आज़ादी के समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन तथा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।